आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। यूपी चुनाव का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पहले चरण के लिए प्रथम जो प्रचार है वो चरम पर है। जुबानी जंग भी तेज हो गई है। पार्टियां अपने अपने तरकश का हर तीर निशाने पर लगाकर छोड़ रही हैं। बीजेपी के दिग्गज मैदान मारने के लिए जमीन पर हैं। तमाम बड़े चेहरे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। वहीं दो लड़कों की जोड़ी यानी कि अखिलेश और जयंत कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। प्रियंका गांधी भी वोटर्स को लुभाने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर की विधानसभा सीट से अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। कहते हैं कि राजनीति में शक्ति प्रदर्शन के बहुत ज्यादा मायने होते हैं। गोरखपुर में भी बीजेपी ने ऐसा ही शक्ति प्रदर्शन किया। योगी आदित्यनाथ के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल रहे। वैसे तो गोरखपुर को योगी का गढ़ माना जाता है, लेकिन अपने गढ़ में भी योगी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। योगी को गोरखपुर से उतारकर बीजेपी पूर्वांचल में 2017 का इतिहास दोहराना चाहती है। 2017 में पूर्वांचल में बीजेपी ने 115 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। पूर्वांचल की जगह यहां पर जंग फतेह करने के बाद ही यूपी की सत्ता को हासिल करने में कामयाबी मिलती है, क्योंकि सूबे की 33% सीटें जो है वो इसी इलाके से आती हैं। वहीं अगर बात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की रणनीति की करें तो वो मैनपुरी के करहल से चुनावी मोर्चा संभाल रहे हैं। यहां से अखिलेश मध्यांचल की सीटों पर असर डालने में जुटे हुए हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी कोशिश में जुटी हुई नजर आती हैं। प्रचार भी धुआंधार है, लेकिन किसका प्रचार, किसकी बातें, किसके वादे और दावों पर उत्तर प्रदेश की जनता यकीन कर पाती है, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। जीत के दावे अभी से हर पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आपकी जोड़ी कह रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, जबकि बीजेपी का यह दावा है कि पिछली सरकारों के कामकाज को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता अब वापस से उस समय को दोहराना नहीं चाहती। इसीलिए बीजेपी पर एक बार फिर से भरोसा दिखाया जाएगा और 300 पार सीटें जीतकर दिखाएंगे। बीजेपी के अपने दावे हैं। गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी अलग कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस जो कि युवाओं की बात कर रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। खास बात यह है कि बीएसपी की तरफ से भी चुनाव प्रचार शुरू जरूर हुआ, लेकिन अब कल के प्रचार के साथ ही मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने को लेकर मायावती की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन चुनाव प्रचार अभी भी चल रहा है और चुनाव प्रचार में कोशिश सभी की यही रहेगी, उत्तर प्रदेश की जनता को अपने वादों पर विश्वास दिला सकें। किसने क्या कुछ कहा, कौन क्या बयानबाजी कर रहा है, एक बार सुने आप। उनके गुंडों ने तांडव किया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, अपने आपे में रहिएगा, घर में रहिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 साल के अंदर माफियाओं को चुन चुन कर उत्तर प्रदेश के बाहर निकालने का काम किया। भाई और बहनों, माफिया से इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। उत्तर प्रदेश की बहनों बेटियों ने, विशेष रूप से गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग और मुस्लिम बहन बेटियों ने सुशासन के डबल इंजन का अनुभव इन 5 वर्षों में किया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकल जाएगी, आखिरकार वो ये भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आज नौजवानों को नौकरी चाहिए, भर्ती निकले, जवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, लेकिन ये गर्मी किस बात के लिए निकालना चाहते हैं? और फिर कोल्ड स्टोर के लोग तो जानते हैं कि गर्मी कैसे निकाली जाती है, क्योंकि जब गर्मी निकल जाएगी तभी ठंडा होगा। तो क्या मुख्यमंत्री जी अपने आप को कंप्रेसर समझते हैं? पिछली सरकारों ने पूरी व्यवस्था को माफियाओं से और पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के उसे जकड़ लिया था। 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने उस माफिया राज से, उस गुंडा राज से प्रदेश की जनता को मुक्त किया है। मैं तो योगी जी से कहता हूं कि आप हमारी गर्मी निकालने की बात कर रहे हो, चलो हमारा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं? आलू के किसान जो हर साल देखते हैं वो तस्वीरें कि आलू फेंक रहा है, टमाटर फेंक रहा है,
गेहूं और धान की खरीद नहीं हो रही, उन किसानों की गर्मी योगी जी कैसे निकालेंगे? उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए ये कुछ बड़े और प्रमुख चेहरे थे जिन्हें आपने सुना। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज जो कि जम्मू कश्मीर से मिल रही है। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और जानकारी ये कि अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई है तीव्रता। भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए। जम्मू में जब इन झटकों को महसूस लोगों ने किया तो डर की वजह से कई लोग घर से बाहर भी निकल आए। बताया जा रहा है कि 6.2 रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई है, जो बहुत ज्यादा हल्के झटके नहीं होते, अच्छे खासे झटके हैं, जो कि आप तस्वीर में देख भी रहे हैं। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त घर के पंखे हिलने लगे, झूमर हिलने लगे और लोगों ने जब इस कंपन को महसूस किया तो अपने अपने घर से बाहर निकल आए। अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। असर सीधा जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए। अभी दिन की शुरुआत हो ही रही थी, ऐसे में भूकंप के इन झटकों के साथ लोग सहमे भी हुए हैं, डरे भी हुए हैं। और जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो कई बार सिर्फ एक बार भूकंप नहीं आता, एक बार, 2 बार, 3 बार आफ्टर इफेक्ट्स भी नजर आते हैं। ऐसे में 9:48 पर यानी कि चंद मिनट पहले ही जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद लोग अब डरे हुए हैं और अब घर में वापस इसलिए जल्दी से नहीं लौट रहे हैं कि कहीं अभी दोबारा से इस तरह के झटके ना हो, क्योंकि अच्छी खासी तीव्रता इन भूकंप के झटकों में लोगों ने महसूस की है। इस कंपन को महसूस किया है। धरती हिली, 6.2 रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई। और जैसे मैंने जिक्र किया था, झूमर हिलने लगे, शैंडलियर हिलने लगे, जो आप तस्वीर में इस वक्त देख भी रहे हैं। लोगों ने इस कंपन को महसूस किया और इतने में लोग समझ पाते कि ये भूकंप ही है, क्योंकि कुछ लोग तो बहुत जल्दी समझ गए और घरों से बाहर निकल आए, लेकिन कुछ लोग इस भ्रम में रह गए, वो समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। झटके महसूस जरूर हुए और ऐसा अक्सर होता भी है, जब हम घरों में रहते हैं तो काफी हद तक चीजें समझने में देर लग जाया करती है। अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र रहा। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भूकंप के इन तेज झटकों को महसूस किया गया है। 6.2 रिक्टर स्केल पर तीव्रता भूकंप की बताई जा रही है। जिस वक्त ये भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, उसी वक्त कुछ लोगों ने इन झटकों के बाद हिलते हुए झूमर का, पंखे का ये वीडियो बनाया, जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। प्रचार धुआंधार हो रहा है, विपक्ष पर जमकर वार हो रहा है। और बड़ी बात यह, बीजेपी की तरफ से तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन करते हुए भी गृह मंत्री अमित शाह नजर आए और प्रधानमंत्री विपक्ष पर निशाना साधने का कोई भी मौका छोड़ नहीं रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशन काल मिश्रा हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। उमा शंकर पांडे हमारे साथ हैं, कांग्रेस के लीडर। डॉक्टर अरविंद गुप्ता हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। और साथ ही इंद्रजीत सिंह टीटू, प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकदल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर अरविंद गुप्ता, आप ही से मेरा सवाल है, जब देश के प्रधानमंत्री आपकी पार्टी को लेकर सवाल उठाएं, आपके गठबंधन को लेकर सवाल उठाएं, और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं, दुनिया के लोकप्रिय नेता जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, आपको थोड़ा वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आता है क्या? नहीं, इससे यह प्रतीत होता है कि आज माननीय अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ बीजेपी के समकक्ष खड़ी हो गई है और निश्चित तौर पे हम 2022 में अपनी सरकार। आपको ऐसा लगता है कि 2022 में निश्चित तौर पर ही आप सरकार बना रहे हैं। इंद्रजीत सिंह जी, जब ग्राउंड पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंचती है, हालांकि जो भी नतीजे रहेंगे वो तो 10 मार्च को ही साफ होंगे, अभी तो सिर्फ अनुमान लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंचती है, बहुत से लोगों से रिएक्शन ये मिलता है, खासतौर से जो जाट समाज के लोग हैं, कहते हैं कि जयंत चौधरी ने गलती कर दी, गलत पार्टी के साथ वो पहुंच गए, नुकसान उठाना पड़ेगा, अगर अकेले होते तो शायद फायदे में रह जाते। देखिए मैडम जी, एक तो मैं माफी के साथ एक बात कहूंगा, आप मुझे उसको सचिव महासचिव कर लीजिए, प्रवक्ता नहीं हूं मैं, इस टाइम राष्ट्रीय महासचिव। ठीक है, सॉरी, मैं महासचिव करा देती हूँ। हाँ, उसको संशोधन करिए, धन्यवाद, माफी चाहता हूँ। दूसरा, मैं अपनी बात में आता हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि जनता अब ये इन सब चीजों, जो आडंबर चल रहा है, जो भाषा की मर्यादा चल रही है, पार्टी गलत चुकी, देखो हर बच्चे को
हर बड़े को, बुजुर्ग को अपने जीवन में निर्णय लेने का सेल्फ अधिकार है। उसे अपने अच्छे बुरे का पता लगता है कि मैं कहाँ ठीक कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। ये अब ये न्याय जी ने जो निर्णय लिया है, इस पर मैं कोई क्वेश्चन उठाने वाला होता नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात है कि इस टाइम जो जनता वोट करेगी महंगाई पे। हाँ। जनता वोट करेगी कोरोना के टाइम को कौन कौन आदमी हमारे बीच में था। जनता करेगी नौकरियों को लेकर, हमें कितनी नौकरियां मिली। हाँ। जनता करेगी हमको गन्ने की पेमेंट कितने दिन में मिली। जनता वोट करेगी कि 50 किलो के कट्टे में हमें 45 किलो खाद मिली। जनता वोट करेगी कि बिजली हरियाणा में सस्ती, हमारे यूपी में महंगी। जनता वोट करेगी हरियाणा में गन्ने के रेट फालतू मिल रहे हैं, यूपी में कम मिल रहे हैं। मरे ये सब चीजों पे वोट आपके करेगी। हिंदू मुस्लिम इस पे अब वोट होने वाला नहीं है। हमको मुद्दों के बीच में जाकर बात करनी चाहिए और आपके जनता बिल्कुल तैयार बैठी है, वो हर चीज का आकलन कर रही है कि जो पिछले 5 साल बीते हैं, हमने इतना बड़ा मैंडेट इस सरकार को दिया था, उस पर सरकार कितनी खरी उतरी है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से। और मैं ये कह दूं कि हमारे इतनी सीटें आ रही हैं, वक्त है, 10 तारीख को पहला फेज चालू हो जाएगा, बहुत दूर नहीं है सब चीजें। लेकिन जनता मन बनाए चुकी है, जनता अपने मुंह से कुछ कहने वाली नहीं है, अपना जवाब वोट के माध्यम से देगी। आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं, मैं बीजेपी से इसका जवाब जान लेती हूँ। हालांकि इन्हीं सभी मुद्दों पर जब बात होती है, बीजेपी का अपना पक्ष रहता है, मैं वो भी दोहरा सकती थी, लेकिन चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो वो खुद ही जवाब दें। साथ ही जिस गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, 2 युवा चेहरे अखिलेश और जयंत नजर आ रहे हैं। इससे पहले अखिलेश और राहुल गांधी जब साथ में आए थे तो बीजेपी इसको लेकर भी कटाक्ष कर रही है, कह रही है कि ये जो 2 लड़के हैं ना, पहले भी लोगों को भ्रमित करने का काम कर गए थे, इस बार फिर से यही कर रहे हैं। इसको लेकर भी मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, इंद्रजीत जी के, ठीक है इंद्रजीत जी आगे बोलिएगा आप। इंद्रजीत जी की बातों का जवाब दे दें। कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन जब वोटों के लिए लोगों के बीच जाएंगे या फिर जब लोग वोट डालने के लिए जाएंगे तो ये सभी मुद्दे उनके जहन में होंगे। कि भारतीय जनता पार्टी आज जब चुनाव में जा रही है तो वो अपने सुशासन को बताने के लिए जा रही है। पिछले 5 सालों में देखिए, उत्तर प्रदेश 6वें नंबर पे था अर्थव्यवस्था में, आज उसको ला करके दूसरे नंबर पे खड़ा कर दिया गया है। अगले 5 साल में प्लान यह है कि देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो। जिस तरीके से देखा जाए कि 15 करोड़ लोगों को 2 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जिसमें नमक, तेल, दाल 5 किलो पर यूनिट दिया जा रहा है। आवास देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 40 लाख मकान दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास के तहत 1 लाख आवास दिए गए गाँव में। 1.5 करोड़ परिवारों को गैस का कनेक्शन दिया गया। मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। हर घर नल परियोजना से 30,000 ग्राम पंचायतों में शुद्ध जल दिया जा रहा है। 3 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया। महिलाओं के लिए 5,000 पिंक टॉयलेट बनाए गए हैं। ये सब विकास है। ऐसा सोचिए ना, 70 साल के इतिहास में क्यों नहीं किया गया? क्या कर रही थी बाकी की सरकारें? इसके आगे बढ़ते हैं। सभी गाँव में, पहले आपको भी पता है, इसके पहले की जो सरकारें थी, 5-6 शहरों को छोड़ करके बाकी सारे शहरों में और गांव में बिजली नहीं आती थी। आज गांव का भी अगर हम एवरेज ले ले तो 20 घंटे की बिजली आ रही है। और जो कोविड की बात होती, कोविड में जो बच्चे निराश्रित हुए उनको 4,000 प्रतिमाह दिया जा रहा है। लड़कियों के लिए पहली बार ये सरकार ने लड़कियों के लिए स्नातक तक की परीक्षा को फ्री कर दिया गया है। 23 लाख श्रमिकों को 100 प्रति श्रमिक के लेके 230 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 1.5 लाख कन्याओं का सामूहिक विवाह किया गया है। 1 करोड़ वृद्धजन, विकलांग, निर्धन और आश्रित महिलाओं को 500 मासिक का सहायता दी जा रही है। 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। टेलीप्रॉम्प्टर हटा के बात करिए, नौकरी दी गई है। रचना जी से कहिए टेलीप्रॉम्प्टर हटाएं। टेलीप्रॉम्प्टर हटा के बोलिए। अरे भैया, टेलीप्रॉम्प्टर से आप बोलते हो, टेलीप्रॉम्प्टर आप अच्छा कौशलकांत जी, ऐसा है क्या? कौशलकांत जी, ऐसा है क्या? मुझे लगा आप होमवर्क करके बैठे हैं, मुझे लगा बड़ा धारा प्रवाह बोल रहे हैं, आपको सब याद है। अरे भाई, क्या टेलीप्रॉम्प्टर लेकर बैठे हैं क्या? राहुल गांधी थोड़ी ना बैठे हुए हैं। पढ़िए नहीं भाई, बोलना पड़ेगा, बगल में देख करके बोलना पड़ेगा। जी, काम करते हैं, सड़क पे काम करते हैं तो बताते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इनकी बात कर लेते हैं। इनकी दंगा युक्त सरकार जो पिछले 5 सालों से चल रही थी, 17 के पहले चल रही थी, आप अगर उसको कंपेयर करें, अखिलेश जी की सरकार हो चाहे मायावती जी की सरकार हो, करीब 700 दंगे रिकॉर्डेड हैं एनसीआरबी के डिटेक्ट। अभी उत्तर प्रदेश सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए। अपराधियों को छुपने की जगह नहीं मिल रही है। लेकिन 45,000, मैं आपकी बात समझ गई डॉक्टर कौशलकांत, मैं आपकी बात समझ गई। लेकिन ओवैसी ऐसा क्यों कहते हैं कि जो नफरत का भाव लोगों में भर दिया गया है, उस नफरत को निकाल फेंकिए? क्यों लोगों में जहर बोया जा रहा है? हाँ, इसकी बात करते हैं। देखिए,
इतिहास को अगर ला करके भविष्य में खड़ा किया जाएगा, वही नाहिद हुसैन, वही मुख्तार अंसारी, वही अतीक अहमद, उन्हीं के फैमिली वालों के, वही गायत्री प्रजापति के परिवार वालों को ला करके खड़ा किया जाएगा, तो इतिहास तो सामने आएगा ना। वो अपराधी जिन्होंने गुंडागर्दी की थी, जिन्होंने, आप ये देखिए ना, आजम खान साहब का कैरेक्टर देखिए, उन्होंने अवैध प्रॉपर्टी बनाई। ये तो पुराने नाम हो गए, ये तो वो पॉलिटिशियंस हैं जिन्हें हम सालों से सुन रहे हैं। मैं उन लोगों का जिक्र कर रही हूं जो ओवैसी पर हमले के आरोपी हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। आप समझिए कि मानसिकता क्या है कि वो पिस्टल हाथ में लेते हैं, सीधा फायर कर देते हैं बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो भाषण थे वो पसंद नहीं आए। मतलब आज का युवा किस दिशा में जा रहा है, ओवैसी यही तो इशारा कर रहे हैं कि जो नफरत लोगों के बीच में बोई जा रही है, भरी जा रही है, इससे दूर करना जरूरी है। देखिए, ओवैसी जी के अगर पार्टी के भाषण अगर आप निकाल करके टीवी पे चलाएंगे तो आपको जगह जगह बैन करना पड़ेगा। हाँ। ये वही ओवैसी की पार्टी है जो एक तरफा इस तरह के स्टेटमेंट देती है, कहती है कि अगर समर्थन तो किसी के बयान का नहीं कर रही कौशल खान जी, मैं समर्थन तो किसी के बयान का नहीं कर रही। मैं ये पूछ रही हूँ, उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले ये दो लड़के किस सोच के साथ आते हैं सड़क पर और गोली चला देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी तो आप कड़ी कार्रवाई करें। ये संदेश लोगों के बीच जाए कि गलती कोई भी करे, किसी भी तरफ से हो, बर्दाश्त नहीं होगी, सजा होगी तो आगे इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी। उनको तुरंत गिरफ्तार किया गया है, उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई हो गई। गोली चलने के मेरे ख्याल से 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। एक कल तक गिरफ्तार हो गया था, दूसरे के बारे में भी मेरे को करंटली नॉलेज नहीं है कि गिरफ्तार हुआ या नहीं। त्वरित कार्रवाई की गई है, जेड प्लस सिक्योरिटी ऑफर की गई है, नो डाउट गिरफ्तारी हुई है, जेड सिक्योरिटी दी गई है और ये होना भी चाहिए था, इस तरह की कार्रवाई होनी भी चाहिए थी ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में कम से कम ना दोहराई जाएं। उमाशंकर पांडे जी, हम चुनावी दौर देख रहे हैं, एक युवा बड़ी उम्मीद लगाए बैठे रहता है अपने नेताओं से और उनके बयानों पर खासतौर पर नजर रहती है। अभी तक इन चुनावों में जो वाकई में टॉपिक होने चाहिए, जो वाकई में मुद्दे होने चाहिए, उन पर बात हो तो रही है, लेकिन गाहे बगाहे इधर उधर डिरेल हो जाया करती है। कभी गर्मी कहा जाता है, कभी चर्बी कहा जाता है, और अब ये अजय राय ने क्या कह दिया, एक अलग विवाद कांग्रेस के साथ जुड़ गया। अभी तक कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कम से कम मुद्दों की बात करते थे। कांग्रेस की छवि धूमिल नहीं होगी ऐसे नेताओं की वजह से? नहीं, हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करते थे। उमाशंकर जी बस, हाँ उमाशंकर जी बस आपको थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ। तस्वीरें लाइव जो मिल रही हैं वो अपने दर्शकों को हम दिखा दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिन की शुरुआत आज फिर पूजा पाठ के साथ की है और जैसे भी अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें इसलिए दिखानी जरूरी है क्योंकि कल ही नॉमिनेशन दाखिल किया है गोरखपुर शहर सीट से और आज डोर टू डोर कैंपेन करते हुए गोरखपुर में नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। अब इसी तरह आस्था में लीन होती हुई, पूजा पाठ करती हुई इनकी तस्वीरें अक्सर हम देखते हैं खास मौकों पर। हालांकि हम देखते हैं खास मौकों पर, ये दिनचर्या का हिस्सा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। यहां सुबह पूजा पाठ के साथ दिन की शुरुआत अब कर रहे हैं और आगे गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन की तैयारी है। ये तस्वीरें चलती रहेंगी। उमाशंकर जी, आप अपनी बात बोलें। जी देखिए रचना जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव इस समय पश्चिमांचल में चल रहा है और हमारे साथी अभी कह रहे थे कि कोई दंगा नहीं हुआ। इन लोगों की या तो याददाश्त कमजोर है या ये उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख समझते हैं। आप याद करिए बुलंदशहर में सुबोध सिंह की हत्या, कैसे उनको घेर कर भारतीय जनता पार्टी के नफरत की राजनीति ने मार दिया था और जिन लोगों ने उनको मारा उनको इन्होंने सम्मानित किया, उनको इन्होंने पद दिया। ये धर्म के तुष्टीकरण का दंगा था बुलंदशहर का। सहारनपुर आ जाइए, वहां पर किस तरीके से मुख्यमंत्री जी के सजातीय लोग दलितों के खिलाफ आकर खड़े हुए और वो जिस तरीके की घटना सहारनपुर में हुई थी, मुझे लगता है कौशल कांत जी वो जनता को गुमराह करने की कोशिश करें। ये हमने महज दो उदाहरण लिए, एक जातीय हिंसा का और एक धार्मिक हिंसा। शंकर जी, जब बीजेपी मंच से इस तरह की बातों को बोलती है तो वो दंगों की बात, मुजफ्फरनगर दंगा तो आपको याद होगा, इस तरह के दंगों का जिक्र करती है। घटनाएं तो हुई हैं और सभी ने देखी हैं। रचना जी हाँ जी, देखिए प्लीज इनसे कहिए चुप रहे, मैं इनको हस्तक्षेप नहीं किया। देखिए आप 2013 की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं 2013 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में था और दोनों ने मिलकर वो दंगे उसके स्क्रिप्ट रचे थे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान, संगीत सोम और तमाम लोग उसमें आरोपी हैं।
जिनके मुकदमे योगी आदित्यनाथ जी ने वापस ले लिया था। और आजम खान क्या कर रहे थे वो भी हम सब जानते हैं। आज जब चुनाव में प्रियंका गांधी जी गर्मी और चर्बी से अलग युवाओं की भर्ती का मुद्दा उठा रही है, गन्ना किसानों का मैं मुद्दा वही तो उठा कह रही रही है। हूँ, प्रियंका गांधी जो असल मुद्दों पर बात करती हैं, लेकिन अजय राय जैसे लीडर्स क्या बोल जाते हैं? रचना जी ऐसे समय में इस चुनाव को विकास के एजेंडे से उतारकर इसको धार्मिक तुष्टीकरण की तरफ ले जाने का काम योगी जी और भाजपा के लोग तो कर ही रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी भी गन्ना की बात करने के बजाय वो जिन्ना की बात करने लगे। उमाशंकर जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे सवाल पर ध्यान ही नहीं दे रहे, आप बस अपनी ही बात बोले चले जा रहे हैं। मैं बोल रही हूँ असल मुद्दों पर बात करती हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बात करते हैं, मैं इस बात में कोई दो राय नहीं रखती, लेकिन अजय राय जैसे लीडर्स जो नमक के साथ दफनाने की बात करते हैं, विवाद खड़ा कर देते हैं और विवाद को पार्टी के साथ जोड़ देते हैं, डैमेज नहीं होगा? रचना जी, प्रियंका गांधी जी विकास की बात कर रही हैं, राहुल गांधी जी विकास की बात कर रही हैं, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। जब पूर्वांचल में हम पहुंचेंगे तो हम उस पर भी बात कर लेंगे। रचना जी नहीं, हम बिल्कुल बात कर लेंगे, लेकिन आज प्रियंका गांधी की वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। उमाशंकर जी, प्रियंका गांधी की वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी और बड़ी प्रभावित मैं उस बात से हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर नफरत को हराया जा सकता है तो सिर्फ प्रेम से हराया जा सकता है। प्रियंका गांधी इस सोच के साथ पार्टी को लीड कर रही हैं। अजय राय जैसे लीडर्स नफरत पैदा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए कि कम से कम इस तरह के बयानबाजी से बचें। कांग्रेस पार्टी, रचना जी मुझे केवल 1 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ विकास की बात करती है। अगर कोई भी नेता, किसी भी दल का नेता उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात करते हुए इस राजनीति को, इस चुनाव को विकास के मुद्दे से उतारने की कोशिश करता है तो वो सर्वथा गलत है। वो जनता के साथ धोखा कर रहा है, वो चाहे कोई भी करे, किसी भी दल का करे। आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने विकास ही मुख्य मुद्दा है। आप याद करिए, आगरा में उस बहन को याद करिए जिसने अपने पति को बचाने के लिए अपने मुंह से ऑक्सीजन देकर उसकी सांसों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी और वो नहीं बचा पाई थी अपने पति को। याद करिए गाजियाबाद के हिंडन की वो तस्वीर जहां पर सौं की कतारें लगी हुई थी और शमशान घाट में जगह नहीं था। याद करिए पूरे उत्तर प्रदेश के वो दृश्य को जहां पर ऑक्सीजन के लिए तड़पते और बिलखते लोग अस्पताल के दरवाजे पर, चौखट पर, सड़क पर दम तोड़ रहे थे। रचना जी, क्या भारतीय जनता पार्टी विकास की बात? रचना जी, प्रदेश के युवाओं को गुमराह करने के लिए 2 बार अरबों रुपए खर्च करके आपने लखनऊ में इन्वेस्टर समिट कराया। कौन सी इंडस्ट्री लग गई उत्तर प्रदेश में, मुझे बता दीजिए। 33 साल गैर कांग्रेसी दल उत्तर प्रदेश में, मुझे सारी तस्वीरें याद हैं, मुझे सारी तस्वीरें याद हैं। हमें हमारे ही जरिए उन सभी तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाया भी गया था, खबर बताई भी गई थी। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश के लोग क्या याद रखते हैं, क्या भूल जाते हैं, क्या उनके जहन में रहता है जिसको आधार बनाकर वो अपने मत का यानी कि वोट का इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर अरविंद गुप्ता, जब विकास पर बात होनी चाहिए, जब भविष्य की योजनाओं पर बात होनी चाहिए, जब मैनिफेस्टो को लेकर बात होनी चाहिए, ये बताना चाहिए कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये काम करेगी, हमारी सरकार रही थी तो ये काम हुआ था। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिश है गठबंधन के साथ इन सभी बातों को लोगों के बीच पहुंचाना, लेकिन मंच से जब समाजवादी पार्टी की सरकार का जिक्र होता है तो भ्रष्टाचार क्यों आ जाता है? क्यों प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि एक्सप्रेसवे के नाम पर भी धांधली हो गई थी? क्यों आम लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने टोटी चुराई वो रोटी कैसे देंगे? रचना जी, मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड समय दीजिएगा। पहली बात तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, आज इन्हें उत्तर प्रदेश की चिंता है। यही वो कांग्रेस है जिसने देश का विभाजन किया था नेहरू की महत्वाकांक्षा के चलते। यही वो कांग्रेस है जिसमें हमने जो है जब उमाशंकर जी बीच में नहीं, उमाशंकर जी आपको खुद इस बात से दिक्कत थी, आप बीच में इंटरप्ट ना करें। बिल्कुल नहीं बोला, इसलिए प्लीज। हाँ, उमाशंकर जी, अब आप उमाशंकर जी बोलने दीजिए, उमाशंकर जी बोलने दीजिए, आप नोट डाउन कर लें, आपको जो भी बोलना है आप सुन लीजिए। अब जो है डॉक्टर अरविंद गुप्ता बोलेंगे, आपको सुना दे, डॉक्टर अरविंद गुप्ता बोलेंगे। उमाशंकर जी प्लीज शांत रहिए ना। हाँ, अब आपको डॉक्टर अरविंद गुप्ता, आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अभी तक सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं।
जिसमें देश के विभाजन की रूपरेखा तय की। उमाशंकर जी देखिए थोड़ी उमाशंकर जी रचना जी, उमाशंकर जी अभी आप बोल रहे थे तो कौशल कांजी ने इंटरप्ट किया, आपको गुस्सा आ गया, आपने कहा बीच में इंटरप्ट ना करें, आप फिर वही कर रहे हैं। प्लीज आप खुद भी तो यही कर रहे हैं, शांत रहिए, सुन लीजिए पहले। डॉक्टर अरविंद गुप्ता बड़ी देर बाद बोल रहे हैं, आप सुनिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, फिर बोलिएगा, जवाब दीजिएगा, मौका मिलेगा। मैं आपको बताऊं, देश का विभाजन जो हुआ वो नेहरू जी की महत्वाकांक्षा के चलते हुआ था। देश कतई नहीं चाहता था कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, लोग सरदार पटेल के पश्चिम थे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, 84 के दंगे किसके समय में हुए, साधुओं पर गोलियां किसने चलवाई, उसके बाद आप पूरा रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा दंगे जो हैं वो कांग्रेस के शासनकाल में हुए, पहली चीज। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं, ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे, जे आकंठ तक जो है भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता जो अभी बता रहे थे, आपने रचना जी मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, पूरा सब कुछ डिजिटल दिखाया जाता है, रियल वर्ल्ड से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो फैक्ट बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस टाइम डिजिटल वर्ल्ड में है, इनका सब कुछ फेसबुक पे होता है, व्हाट्सएप पे होता है, लेकिन जमीनी धरातल पे इनका कहीं कुछ नहीं होता। लेकिन डोर टू डोर कैंपेन में तो सबसे ज्यादा बीजेपी नजर आ रही है मुझे, वो तो डिजिटल नहीं है। बताइए आप, अभी यहीं पे मैं आता हूं, भ्रष्टाचार की बात मैं आपको बता रहा हूं। आज उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पे हो गया, हर जगह बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। तो एक बात बताइए, क्या प्रशासनिक अमला बिना राजनीतिक संरक्षण के जो है भ्रष्टाचार कर लेगा? इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के पास ये जो प्रशासन के द्वारा पैसा खींचा जा रहा है रिश्वत के नाम पे जनता से, इसी से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भरा जा रहा है। और यही वो वजह है, प्रचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि, प्रचार का पैसा नहीं लगता। आप एक बात बताइए, हर टीवी खोलिए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ती है, उसका ऐड चलता है। लखनऊ चले जाइए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का ऐड आपको दिखाई पड़ेगा। ये क्या फ्री में लग रहे हैं? ये पैसा वो पैसा है जो रिश्वत के माध्यम से जनता से लूटा जा रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारा तो सीधी सी बात है, हमने भूखे पेट रोटी मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है, और बीमार शरीर दवाइयां मांगता है। समाजवादी पार्टी उस भूखे के साथ खड़ी है, उस बेरोजगार के साथ खड़ी है, और उस बीमार व्यक्ति के साथ खड़ी है। मैं माननीय अखिलेश जी का एक सपना आपको बताना चाहता हूं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले सरकारी स्कूलों में। वो चाहते हैं कि हमारे हर उत्तर प्रदेश के नागरिक को वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, वो भी सरकारी अस्पतालों में। हम रोड्स जो हैं, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, लखनऊ में एक्सप्रेस हाईवे से उतरिए आप, वहां पर एक जगह है जहां से राइट टर्न करते हैं, हर 3 महीने वहां गड्ढे रिपेयर होते हैं। अब आप बताइए, आपका इतना भी मैनेजमेंट नहीं है कि आप एक रोड को दिक्कत ये है डॉक्टर अरविंद गुप्ता, जिन बातों का जिक्र नेता मंच से कर दिया करते हैं, जिन योजनाओं का ऐलान या फिर बातें भविष्य की कर दिया करते हैं, वो सपना तो उत्तर प्रदेश की जनता देखती जरूर है, लेकिन पूरा होता नहीं। कोई ना कोई बाधा कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में सामने आ ही जाया करती है। अब चूंकि आपने डिजिटल गाड़ियों का भी जिक्र किया, डिजिटल गाड़ियों को लेकर एक सवाल मेरे जहन में कौशल कांजी से मैं पूछूंगी, पहले हेडलाइंस का वक्त है। चुनाव को लेकर बात हम कर रहे हैं, गेस्ट का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस बीच सीधा तस्वीरें गोरखपुर से मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हैं, अब जो अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर लें। प्रचार धुआंधार किया जा रहा है हर पार्टी की तरफ से, ऐसे में बीजेपी के चुनाव प्रचार की ये तस्वीरें, और खास दिन आज गोरखपुर के लिए, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। कल ही नॉमिनेशन दाखिल किया है, गोरखपुर शहर से विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब से चंद मिनट पहले तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की थी, जिसमें मंदिर पहुंचे, पूजा पाठ किया, और पूजा अर्चना के बाद ही दिन की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए की गई है। और ये जो पार्टी कार्यकर्ता हैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, साथ ही इस कैंपेन को आगे बढ़ाया जा रहा है। डोर टू डोर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जुबानी जंग भी तेज है, अपने अपने वादे, अपने अपने दावों के साथ हर पार्टी चुनावी मैदान में। और अब हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, इन तस्वीरों को लेकर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले कौशल कांजी आप ही से मैं सवाल कर लेती हूं। कल ही नॉमिनेशन दाखिल किया है, आज डोर टू डोर प्रचार हो रहा है। बीजेपी इस रेस में सबसे आगे निकल जाना चाहती है, ये अभी तक के चुनाव प्रचार से लग रहा है, क्योंकि बड़े चेहरे, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन
पश्चिमी यूपी में ही एक गांव के एक शख्स से मेरी बात हो रही थी। मैं उनसे पूछने लगी कि क्या लग रहा है माहौल, किस पार्टी के फेवर में जाता हुआ माहौल दिख रहा है। मैं चूंकि न्यूज में देखती हूं, मैंने इसी लिहाज से उनसे सवाल पूछा, तो वो कहने लगे कि बीजेपी की तरफ से डिजिटल गाड़ियां तो भेजी जा रही हैं इधर उधर, लेकिन हम कैसे भूल जाएंगे उस वक्त को जब जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस तक मिली नहीं थी, शव तक हमने रेहड़ी पर, ई रिक्शा पर ढोए हैं। देखिए, वो एक महामारी का दौर था और उसमें जितनी सुविधाएं थी उससे ज्यादा समस्याएं थी। इस वजह से वो पूरी स्थिति भारत में ही नहीं पूरे विश्व में वो देखने को मिली है। चाहे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे डेवलप मेडिकली मोस्ट डेवलप यूको को देख लीजिए आप, यूरोप को देख लीजिए आप, अमेरिका को देख लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए आप, सब घुटनों पे हैं। जितनी बड़ी पॉपुलेशन को भारत ने कैटर किया और जितनी सक्षमता से कैटर किया, स्पेशली उत्तर प्रदेश जो 6वें नंबर पे आता है पॉपुलेशन के नाम पे, उसको कैटर किया, इसके लिए WHO ने तारीफ की है। तो देखिए, महामारी के दौरान महामारी, एक मिनट, उमा शंकर जी देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, हंसी की तो कोई बात ही नहीं। उमा शंकर जी, आपको हंसी क्यों आ रही है? हंसी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। बताइए ना, रचना जी, क्या बात? आप जो आप जैसे नेता बैठ करके लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं, नहीं, आप लोग जैसे नेता जो लास्ट पे राजनीति करना चाहते हैं, अमेरिका आप कह रहे हैं कि महामारी का दौर था, सिर्फ देश ही नहीं दुनिया प्रभावित हुई है, आप यही कहना चाह रहे हैं। चूंकि इंद्रजीत जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। 1 मिनट का सुनो, 1 मिनट का समय दीजिए, आप जल्दी से बोलें। अमेरिका जब, अब तुरंत बोल रहा हूँ, अमेरिका मोदी जी गए थे, वहां पे भी दिखाया गया था कितनी मौतें हुई, तो उसको झंडे के फॉर्म में दिखाया गया था। ये हमारा देश है जहाँ पे लोग लाशों पे राजनीति करते हैं, और वो ऐसा समय था, शताब्दियों में आता है, पूरे 1000 सालों में 6वीं बार महामारी आई थी। ऐसी होने के बाद भी आज हम विश्व में नंबर 1 है कंट्रोल करने में। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, मैंने मान ली आपकी बात कि ऐसी महामारी करीब 100 साल में आया करती है। 1 सेकंड, मैंने मान लिया आपकी बात कि ऐसी महामारी करीब 100 साल में आया करती है, और ये वक्त ऐसा है जब महामारी पूरी दुनिया झेल रही है। लेकिन इस तरह की महामारी में सरकार से भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं लोग कि कोई राहत दी जाएगी, और कुछ ऐसी राहत दी जाएगी जो वाकई महसूस होगी, सिर्फ ऐलान में या पेपर्स पर नहीं रहेगी। इंद्रजीत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बड़ी देर में रचना जी आपने मेरी तरफ का ध्यान करा, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, अपनी बात कह लूं मैं। जी बिल्कुल, दोबारा मौका होगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जितना भी बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने महिमा मंडप करा कि हमने ये करा वो करा, जब सरकारें 100 रुपए लीटर डीजल बेच के और शराब पे इतना बड़ा एक्साइज लेके पैसा टैक्स के रूप में ले रही है, तो ये सब चीजें एक सरकार की वर्किंग में इन्होंने कुछ अनोखा कुछ नहीं करा। एक बात। दूसरा, अभी बीमारी की बात कर रहे थे, अभी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी ने 403 वैन को झंडी दिखाई। ये 403 वैन कहीं कोरोना के दौरान एक सिलेंडर ऑक्सीजन का रखकर और बीच में डॉक्टर बैठा हुआ दवाइयों की पेटी लेके पहुंच जाता, तो जो तो खोना नहीं पड़ता। ये कहा वैन को आज एक दिन में तो तैयार हो नहीं गई। आप देखिए, चुनाव के लिए कब तक तैयारियां चल रही थी। दूसरा यह है कि बाबा जी ने हम लोगों को हिम्मत देके, अपना आशीर्वाद देके बाबा जी ने गुरुद्वारों में ऑक्सीजन के सिलेंडर लगवाए। ये सरकार कहाँ थी? सरकार के जो मंत्री संतरी, नीचे कार्यकर्ता से लेकर हाईकमान तक, आप गली कूचे में थे। ये कितने लोग हॉस्पिटल में जानकारी लेने के लिए, मरीजों का पता करने के, सभी अधिकारियों ने अपने फोन बंद कर दिए। बराबर में हरियाणा है, हरियाणा में हमारे को गन्ने की पेमेंट फालतू मिल रही है और यूपी में कम मिल रही है। हरियाणा में हमें बिजली के रेट कम देने पड़ रहे हैं और यूपी में ज्यादा देने पड़ रहे हैं। ये कहाँ किस तरीके की बातें कर रहे हैं? क्या सरकार खुद देगी? बेचारा युवा पड़ोसी से पैसे लेकर, उधार पैसे लेकर पेपर देने के लिए जाता है, तो शाम को पेपर लीक हो जाता है। ये क्या क्या लोगों को बताएंगे? आप हाथरस जैसे, उन्नाव जैसे हादसों में लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। ये आप देखिए ना, इन्होंने 5 लाख नौकरी की बात करी, 5 लाख नौकरी हर साल देने की बात करी थी, 4.5 लाख नौकरी दी, इसका मतलब 70 लाख नौकरी आप खा गए। आप ये बताइए कि आप जनता के बीच में किस मुंह को लेकर जाना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं?
आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप कहीं भी बड़े बड़े ऐड दे। इंद्रजीत जी, चूंकि आप पॉइंट्स जो बोल रहे हैं, आप बोलिएगा अपनी आप बात आगे। लाइव तस्वीरें जो मिल रही हैं वो भी दर्शकों को दिखा दें। शायद एक सिख फैमिली है जिसके बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि डोर टू डोर कैंपेनिंग का आज दिन है, गोरखपुर में डोर टू डोर पहुंचकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो एक सिख फैमिली के बीच में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इंद्रजीत जी, कल जब नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे तो इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर थी। अब ऐसा नजर जो आ रहा था किसान आंदोलन देखकर कि सिख लोग बड़े नाराज हैं, किसान बड़े नाराज हैं, सिख समाज के लोग बड़े ही जोश में कल नजर आ रहे थे। जो बोले सो निहार, इस तरह की उनकी नारेबाजी थी और योगी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। अभी भी सिख फैमिली के बीच में है। देखिए अर्चना जी, बात यह है, हमें जो तरीका सिखाया गया है और हमारी अरदास दी गई है बाबा जी ने, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का भला। हम हमेशा सरबत का भला मानते हैं। आए हुए का आदर सम्मान करना हमारी ड्यूटी है, हमारा शिष्टाचार है। आपने देखा होगा गुरु घर में लंगर लगता है, एक पंगत में बैठ के, अमीर हो गरीब हो, एक पंगत में बैठ के लंगर करते हैं। हमारे यहाँ धर्म जाति क्षेत्र नहीं पूछा जाता है, ये गुरु साहब की रहमत है। लेकिन 700 किसान चले गए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे जितनी बीजेपी की सरकार पूरी लगी हुई है यूपी चुनाव में, का 7 मिनट के लिए अगर किसी किसान के घर चले जाते, उसका हालचाल पूछ लेते, उसके जो परिवार का सदस्य खो गया उसके लिए कुछ मुआवजे की घोषणा कर देते, उस परिवार में किसी सदस्य को नौकरी दे देते, तो बहुत अच्छा मुझे आज का दृश्य लगता। और हम तो आदर सत्कार करते रहेंगे। हमने इन पे छोड़ रखा कि हम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। इंद्रजीत जी, अभी गोरखपुर में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके बाद शामली भी पहुंचेंगे। मुजफ्फरनगर से ठीक लगा हुआ शामली है, मुजफ्फरनगर में भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। हम लोग मेरी बात तक नहीं पहुंची, आप मेरी बात तक नहीं पहुंचे। मैंने आपसे कहा है सब जगह जाना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने यहाँ मैं खुद इस बात को मानती हूँ। और आप जानते हैं मैं पश्चिमी यूपी से ही आती हूँ, मुजफ्फरनगर से ही आती हूँ। एक डिबेट में मैंने सवाल पूछा था कि बीजेपी के बड़े चेहरे जो चुनाव मैदान में हैं, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, वो मुजफ्फरनगर कब जाएंगे। तब नहीं मालूम था कि गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर भी पहुंचेंगे। लेकिन मुजफ्फरनगर भी पहुंचे, मुजफ्फरनगर से लगते हुए शामली भी पहुंचे, कैराना भी पहुंचे, शामली आज पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर नाराजगी है भी तो कोशिश की जा रही है उस नाराजगी को दूर करने की हर पार्टी की तरफ से। हर पार्टी की तस्वीर और हर पार्टी की खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। चूंकि मेरे पास वक्त कम है, माफी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत हम तहे दिल से आपका धन्यवाद भी कहेंगे कि क्योंकि आपने कीमती वक्त निकाला और डिबेट में हमारे साथ रहे डॉक्टर कौशल कांत, उमा शंकर जी, डॉक्टर अरविंद और इंद्रजीत सिंह जी। सभी के दावे अपनी जगह हैं, सभी के वादे लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं। लोग किस पर विश्वास करते हैं, 10 मार्च को तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। तब तक हर तस्वीर, हर जानकारी आप इंडिया न्यूज पर देख पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।